हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, यूपीपी से सारों यारों के लिए 3 टेस्ट पहले कर चुके थे। ठीक है, नवा टेस्ट हिंदी का था, ये भी कर लिए थे। ठीक, ये टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 है, तो हम लोग 8वां कर रहे हैं। अब इससे परेशान मत होइएगा कि सीक्वेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे जो पीडीएफ मिल जा रही है मैं उस पर काम कर ले रहा हूँ। ठीक, और अगर आप लोगों को हिंदी के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। हिंदी के टेस्ट जो है ना, 1 आध महीने पहले रिकॉर्ड किए थे, 10-12 पार्ट पड़े हुए हैं। छोटे छोटे से पार्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 300-350 करीब क्वेश्चन हैं उनमें। अगर जीएस के लिए भी खूब सारे क्वेश्चंस यदि प्रैक्टिस करने हैं तो दृष्टि यूपी पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज कराई थी। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी है, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा वहाँ पे आपको वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे मिक नहीं था मेरे पास, हेडफोन से रिकॉर्ड करता था, तो वॉइस थोड़ा सा स्लो रहेगा उसमें। तो आप लोग हेडफोन से देख सकते हैं उसको भी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग सर्च करना सिविल एजुकेशन के नाम से, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्ले लिस्ट पे आइएगा आप लोग। ठीक है, प्ले लिस्ट पे आइएगा। यहाँ पे तो ये जो अभी करंट चल रही है, ठीक है, जीएस वर्ल्ड का चल रहा है। ठीक, इसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। हिंदी आपको ये दिख रहा ना, 12 वीडियो दिख रहा है। इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसकी हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जीएस क्वेश्चन के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले जब जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज आई नहीं थी मार्केट में, आई की आई थी। ठीक है, उससे पहले हम लोग इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे यारों के लिए। तो 4-5 वीडियो ही बना पाए थे, बट बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनको कीजिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं इसकी चर्चा करने वाला था आपसे, पीसीएस के लिए, पीसीएस प्री 2021 के लिए दृष्टि की पूरी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने की थी। ठीक है, आपको 65 वीडियो दिख रहे हैं। 65 वीडियो तो बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे स्पीड देखना पड़ेगा 1.5 या फिर 2x में देखना पड़ेगा, तब जाके पूरा कवर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं वो टिकटॉक मैनर में नहीं किए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जीएस वर्ल्ड का कर रहे हैं वैसे ही उसी तरीके से डिस्कस किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको तमाम बहुत सारे जीएस मिल जाएगा, बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 16 टेस्ट है पूरे दृष्टि के। ठीक है, इनको कर लोगे तो आप एक तरह से 30 टेस्ट कर लोगे। इनके जो करंट के क्वेश्चन है उनको स्किप कर देना क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन है। और वॉइस का मैं पहले बता दिया हूँ आप लोगों का, वॉइस का एक्चुअली माइक से रिकॉर्ड है तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है। मैनेज कर लेना, अगर मैनेज कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिएगा आप लोग, हेल्प बहुत मिलेगी। ठीक, बस गाली वाली मत देना वॉइस की वजह से। बस आपको इस वाले टेस्ट में टेस्ट नंबर जो 1 है दृष्टि का, यूपीपीसीएस के लिए जो किया था, इसमें शुरुआत टेस्ट नंबर 1 के 1 से 30-40 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आपको थ्रू आउट सब मिलेगा। ठीक, इसको मैंने डिलीट कर दिया था एक्चुअली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साउंड की प्रॉब्लम थी और वीडियो ब्लर आ रहा था। ठीक, इस वजह से इसको हटा दिया। चलिए, तो फिर ये 8वां टेस्ट है। ठीक है, और ये फुल टेस्ट यानी सब्जेक्ट वाइज नहीं, ये मॉक टेस्ट की तरह है। आइए शुरू करते हैं जल्दी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 याद आ रहा, 1946 में ये फॉर्म हुई थी। यहाँ पे मैचिंग कराना है उनके डिपार्टमेंट से। ठीक, 2 सितंबर एक डेट याद रखिए, 2 सितंबर 1946। ठीक है, ये सरकार फॉर्म हुई, पहली चीज़। और ये कब तक रही होगी जल्दी से बताइए? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 तक ही रही थी, मतलब कुछ ही दिनों की मेहमानी कर पाई। लेकिन इस डेट से पहले आपको एक चीज़ और जाननी है। एक डेट है अगस्त 1946। अगस्त 1946 में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, यानी इनका भी इलेक्शन हुआ था। ठीक है, असेंबली के लिए। तो ये जो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में लोग थे वो यहीं के लोग थे। ठीक है, संविधान सभा के ही लोग थे। यानी अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो गया, फिर 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये कहाँ तक रही? 15 अगस्त 1947 तक। ये 3 बातें पुरानी थी। ठीक, अब जल्दी से यहाँ पे मैच करा लीजिए। इससे तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कूट में क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा पूछते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो इलेक्शन हुआ वो डायरेक्ट हुए थे या इनडायरेक्ट हुए थे? तो ये इलेक्शन डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ठीक, जो अंतरिम गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 में फॉर्म हुई उसमें सीटें भी पूछ लेता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। तो 208 आप आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पढ़ते रहते हैं, 73 आप मुस्लिम लीग का पढ़ते हैं ना, यही सब फैक्ट। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीतने के बावजूद भी इसको ज्वाइन नहीं किया था शुरुआती दौर में। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद इसको ज्वाइन भी कर लिया था क्योंकि आपको पता है अली जिन्ना की डिमांड पर डटे हुए थे, इंसिस्ट कर रहे थे सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, सेपरेट नेशन के लिए। ठीक, अब जल्दी से मिला लीजिए। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ये राजेंद्र प्रसाद साहब को मिला था मंत्रालय। ठीक है, तो ये काम 3 से मिला दे रहे। डिफेंस मिला था बलदेव सिंह को, ये सही मैच है। ठीक है, तो बी का 2 हो गया। लेबर मिनिस्ट्री जगजीवन राम साहब को मिला था। ठीक है, तो इनका 4 हो गया, सी का 4 हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको पता है मुस्लिम लीग में लियाकत अली साहब को थी। ठीक है, लियाकत अली। और रेलवे और परिवहन का चार्ज किन के पास था? ये आसफ अली के पास था। ठीक है, तो डी का 1 हो गया। कोडिंग क्या बना? 3241 बना कोड। ठीक है, 3241 हो जाएगा ना, 3241 बी ऑप्शन हो गया। चलिए, बाकी गृह मंत्रालय आप लोग जानते हैं, ये पटेल साहब के पास था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी सरदार पटेल साहब के पास था। आइए सेकंड क्वेश्चन कीजिए जल्दी से।
सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा के बारे में आपने अभी सीखा था, ठीक है। इलेक्शन आपने देख ही लिया, इनका इलेक्शन हो गया था संविधान सभा का अगस्त 1946 में, ठीक है। काम तो अब शुरू हुआ था ना, काम तो अब करना था। संविधान बनाने का जो जिम्मा था, यानी ये लॉ मेकिंग बॉडी थी, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी संसद की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। संसद ही थी ये, ठीक है। तो पहली बैठक जो हुई, आप इसको संसद का पहला सेशन समझ लीजिए। पहली बैठक का आयोजन जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, कई बार फैक्ट में पढ़ते रहते होंगे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगस्त में इलेक्शन हुआ और बैठक पहली हुई दिसंबर में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 28 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को अपनाया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो आपने तो अभी सीख ही लिया ना कि ये संसद की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, संसद ही थी, ठीक है, उस समय पे। तो ये विधायिका संविधान सभा थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट करेक्ट है, ठीक। चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विस्तृत रूप आप लोग समझ रहे होंगे, यानी एलाबोरेटेड फॉर्म। अरे जो आप लोग पढ़ते रहते हैं ना कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, रिटन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वही पूछ रहा है कि प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं है। देख लेते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। भारत का विस्तार, विविधता, ये सब तो है ही, ठीक है ना। डाइवर्सिटी तो सबसे बड़ा कारण है ही। 1940 में कितनी पॉपुलेशन थी? 30 करोड़ थी, और 30 करोड़ उस समय पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 30 करोड़ भी नहीं, 36 करोड़ थी है, ठीक। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन देखिए, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 था, उसमें इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग 42 को भी पढ़ते हैं ना। तो 42 में इतने ज़्यादा संविधान संशोधन हुए हैं कि वो अपने आप में एक संविधान बन गया, तो इसको इस वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और 1935 के जो भी प्रोविजंस थे, उन प्रोविजन को हम लोगों ने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा पॉइंट पढ़िए, संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व। हाँ, तो लगभग तो सभी लोग वकील ही थे, है ना। और संविधान की आप लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आता होगा। समझ में आता कि नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। इतनी क्लिष्ट भाषा है संविधान की। आप BR एक्ट पढ़ते होंगे, वो आसान नहीं है समझना, आम आदमी के बस का बात नहीं है। हमें खुद नहीं समझ में आता है, जिनसे हम पढ़े हैं वो भी बोलते थे कि भाई हमें खुद समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो डी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सी पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत का एकल संविधान तो था नहीं, जम्मू कश्मीर का सेपरेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उसके बावजूद भी भारत का इतना बड़ा संविधान था, तो यही पॉइंट गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शायद पूछ रहा है ना, तो ये अलग था, ये ज्वाइंट नहीं था। गलत पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है जल्दी से। निम्नलिखित में से मंत्रिमंडलीय सचिवालय, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट के कार्यों में शामिल पूछा है। तो आप एक IAS का काम जानते हैं, ठीक है। आप एक IPS का काम जानते हैं। इनका काम क्या रहता है? यदि IAS रैंक का नाम है, ठीक है, IAS रैंक है, और DM जो है वो पद है, ठीक। DM रहेगा तो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, ठीक है। DM रहेगा तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो उसका काम क्या है? जो लॉ बन रहा है संसद के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर द्वारा, विधायिका द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना, यही काम है ना। यानी आपने सीखा DM जब डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका काम इम्प्लीमेंट कराना है कानून को, ठीक है। कानून को बनाना नहीं है, लॉ मेकिंग वाला काम नहीं है। जब यही DM सेक्रेटेरिएट में जाएगा तो उसे फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाएगा, उसे ये वाला पद मिल जाएगा। कौन सा पद? सेक्रेटरी का, सचिव का। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? DM के सचिवालय में जाते ही DM का नाम चेंज होकर सेक्रेटरी क्यों हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काम चेंज हो गए। फिर सचिवालय में काम एक IAS का वैसे तो नहीं रहेगा जैसे DM के पद पे वो डिस्ट्रिक्ट में था। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सीख लिया, एक IAS का काम कानून को एग्जीक्यूट कराना भी है, और एक IAS का काम जो पहले एग्जीक्यूट करता था कानून को, और अब वही IAS सचिवालय में जाके क्या कर रहा है? लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? संसद है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन बैठा है? नेता लोग बैठे हैं कि IAS लोग बैठे हैं? नेता लोग बैठे हैं, ठीक है। मंत्री लोग बैठे हैं, यानी कानून तो मंत्री लोग ही बनाते हैं। इसका मतलब है इन्हीं मंत्रियों की हेल्प करेंगे ये IAS जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। समझ में आया? अरे इन सबको, मंत्री को थोड़ी ना कुछ आता है, विद्वान लोग तो यही लोग बैठे हैं ना। मंत्री लोग तो अपना एक दिन का आकस्मिक अवकाश के लिए भी IAS से क्या लिखवा लेता है, एप्लीकेशन लिखवा लेता है, और सही में लिखते हैं सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। चलिए अब पॉलिटी की भाषा में देखें हम लोग इन्होंने क्या क्या शब्द लिखे हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे होंगे। पहला पॉइंट पढ़िए, मंत्रिमंडल। पहला पॉइंट क्या है? मंत्रिमंडल बैठक, यानी जो मीटिंग्स होती हैं मिनिस्टर्स की, उनके लिए कार्यसूची तैयार करना। कार्यसूची यानी एजेंडा, तो बिल्कुल तैयार होता है। ये कार्यसूची तैयार कहाँ होती है? एजेंडा तैयार सचिवालय में ही होता है, ठीक है। आपने सीखा ही अभी। इनको जो जाके संसद में बोलना होता है ना, वो पूरा का पूरा लेआउट भी एक IAS ही लिखा रहता है, ठीक है। कुछ महानुभाव हैं जिनको वो भी लिखना नहीं आता, और कुछ मंत्री बहुत बहुत विद्वान हैं, ऐसा भी नहीं है।
अब चूंकि सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए तो ऑफिस जॉब करना है ना, तो आईएएस को एक ऑफिस जॉब करना है। जब वो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट में था, तो फील्ड जॉब में था। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, बिल्कुल सेक्रेटेरिएट जो हेल्प होती है, एड होती है, तो ये भी ठीक है। सचिवालयी सहायता यानी सेक्रेटरियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड तो करना ही होता है सचिवालय में जो अधिकारी लोग बैठे हैं, यानी आईएएस लोग जो बैठे हैं, किनको हेल्प करना है, इनको, मंत्रिमंडल कमेटियों को। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कमेटीज जो होती हैं। तीसरा पॉइंट पढ़िए, मंत्रालय को वित्तीय सहायता का आवंटन। ये आवंटन थोड़ी ना करेंगे भाई, इनके लिए तो अलग से कमीशन बैठा है ना, फाइनेंस कमीशन बैठा है ना 280 में, आर्टिकल 280 में। ये रिकमेंड करता है, ठीक है, कि किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ही बताता है कि फलाने स्टेट को इतना पैसा जाएगा, वो कितनी भी डिमांड करें उससे मतलब नहीं है। इसलिए सारे स्टेट क्या है, सारे स्टेट के बड़े पापा हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, क्योंकि पैसा इधर से ही आता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट गलत है, ये सचिवालय का काम नहीं होता। चलिए, तो 1-2 पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिए, सही है। ठीक है, 2 ही थे ना, तो यहाँ पे सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 5वां क्वेश्चन सुमिलित नहीं पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल क्रांति के सामने टमाटर जरूर लिखा रहता है। ठीक है, तो टमाटर नहीं लगा देना, ये आलू ही होता है। ज़्यादा गोल टमाटर होता है ना, ऐसा माइंड में आता है, तो वो टमाटर ही होगा, ऐसा चलता है दिमाग में, आलू होता है। बट ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही मैच है। दूसरा यानी ग्रे। ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन जो हुई थी वो फर्टिलाइजर्स के लिए होती है। ठीक है, और वर्क के लिए, ये भी सही मैच है। केसरिया क्रांति यानी सेफ्रॉन रेवोल्यूशंस सोलर एनर्जी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी सही मैच है। चौथे ऑप्शन में आपको भूरी क्रांति यानी ब्राउन। ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन जो थी वो जूट उत्पादन के लिए नहीं थी, वो किसके लिए थी, चमड़े के लिए थी। ठीक है, चमड़ा, लेदर के लिए, याद रहेगा। और जूट उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, गोल्डन फाइबर। ठीक, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बताना था, तो गलत मैच, यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक, चलिए 6 में आ जाइए। रिट हम लोगों ने पिछले पेपर में पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट देखिए जल्दी। आर्टिकल 32 क्या है, यहाँ पे रिट्स हैं, जारी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, पहली चीज़। आर्टिकल 226 क्या है, यहाँ पे भी रिट्स हैं, कौन जारी करता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से रिट जारी कराना है 226 के तहत होगा। ठीक है, काम एससी से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी कराना है तो वो 32 के अकॉर्डिंग करेगा जारी। ठीक, हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हाई कोर्ट की पावर रिट्स के मैटर में बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 से कर रहा है, और 32 में कितनी रिट है, सिर्फ 5 है। हाई कोर्ट ये 5 तो है ही। ठीक है, इसके अलावा लीगल राइट वाली जो रिट्स होती हैं, लीगल राइट्स पर भी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट की रिट्स पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात हो रही है, यानी हमें सुप्रीम कोर्ट को माइंड में रखना है। अब जल्दी से पढ़िए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस, सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी और व्यक्तिगत इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, हमें ये भी अगवा कर सकते हैं, हमें कोई व्यक्ति भी अगवा कर सकता है। ठीक है, तो ये हैवियस कॉर्पस के बारे में, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, हैवियस कॉर्पस। और हैवियस कॉर्पस में आप लोग जानते हो इसमें यहाँ पे शरीर को यानी सात शरीर प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट में। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़िए। परमादेश की भांति प्रतिषेध सक्रिय नहीं, प्रतिषेध यानी प्रोविजन। ठीक है, परमादेश यानी मैंडमस। ठीक है, मैंडमस एक्टिव होता है। ठीक है, प्रोविजन इनएक्टिव होता है। परमादेश की भांति प्रतिषेध सक्रिय नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। इसको भी हम लोग पिछले टेस्ट में पढ़े थे। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने आपको मैंडमस के बारे में बताया था, प्रोविजन के बारे में भी बताया था, और सर्सियोररी के बारे में भी बताया था, याद आ रहा। सर्सियोररी में हम लोगों ने सीखा था, यदि किसी लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा आ रहा है जो उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है, उसके दायरे से बाहर है या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी वो सुनवाई कर देता है उस केस पे, उस मुकदमे पे, और सुनवाई हो गई और निर्णय भी आ जाता है, तो इस निर्णय को ख़त्म करने के लिए या फिर क्वॉइस करने के लिए सर्सियोररी रिट जारी करता है अपर कोर्ट। ठीक है, समझ में आया, ये है सर्सियोररी। प्रोविजन में क्या था, कोई मुकदमा ऐसा आया लोअर कोर्ट में जो उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, लेकिन वो मुकदमा अभी पेंडिंग स्टेज में है, उसकी कोई डेट नहीं लगी है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, इसलिए कोई डिसीजन नहीं आया। यदि पेंडिंग स्टेज में अभी वो पड़ा हुआ है केस, ठीक है, और इसी पेंडिंग स्टेज में ही इस मुकदमे को हायर कोर्ट द्वारा अपने पास बुलवा लेना, ठीक है, ये होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो सर्सियोररी में यहाँ पे निर्णय हो जाता है और प्रोहिबिशन में निर्णय हो नहीं पाता है, बस इतना सा फर्क है। ठीक, खैर यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय चरणों में सिर्फ स्टेज का पूछ रहे हैं। ठीक है, गांधी जी के पैसिव स्टेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहा है, निष्क्रिय चरणों में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए रचनात्मक कार्य कौन से थे, क्रिएटिव वर्क कौन कौन थे। सबसे बड़ा क्रिएशन तो यही था, क्रिएटिव वर्क सही था, खादी कताई बुनाई वाले काम, चरखा से बिल्कुल पूरा क्रांति ला दिए। भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया और ग्राम लेवल पे यानी ग्राम उद्योग जो हैं, ग्राम इंडस्ट्रीज हैं, इनको सपोर्ट किया। तो ग्राम इंडस्ट्री को सपोर्ट करना अपने आप में क्रिएटिव वर्क है। सोशल अपलिफ्टमेंट वाली बात करते रहे जिंदगी भर, ठीक है, तो इससे बड़ा क्या है, पैसिव स्टेज तो समझ रहे हैं ना, यानी बिना बैलेंस किए अपना काम बना लेना पैसिव स्टेज है। इसी के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए गांधी जी को क्या बोला जाता है, अ क्लेवर टैक्टिशियन ऑफ अ नॉन वायलेंस। अब इससे समझ पा रहे होंगे ना आप,
तो आप लोग जो पैसिव रेजिस्टेंस पढ़ते हैं गांधी जी का, पैसिव रेजिस्टेंस, वो भी ये क्या है, ये एक टेक्निक थी गांधी जी की, क्योंकि मोरल प्रेशर पर बिलीव करते थे ना गांधी जी। मोरल प्रेशर डालो सामने वाले पे, नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर। यानी अगर किसी की पिटाई हो रही है, अंग्रेज उसकी पिटाई कर रहा है, तो ये बोल देते उससे कि कपड़े वपड़े उतार के बिल्कुल नंगे पुंगे खड़े हो जाओ, और अंग्रेजों को जितना तुम्हारे शरीर पे लठ और डंडे बरसाने हो बरसा लेने दो, कभी तो उसकी आत्मा जागेगी। इस तरह का मोरल प्रेशर, वो सबकी बस की बात ना है। और जो मोरल प्रेशर की बात करता है उसके पास बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल। वो क्या है? धैर्य, पेशेंस। ठीक है, अब ये होगी कहानी। अब जल्दी से क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। पहला पॉइंट पढ़िए, खादी प्रोत्साहन। तो ये तो आपने अभी सीखा, राष्ट्रीय शिक्षा बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल, और हरिजनों के लिए सोशल अपलिफ्टमेंट। ये सारी की सारी ये पैसिव स्टेज वाले काम थे। ठीक है, गांधी जी आक्रामक तो 1942 में हुए ना, जब अंग्रेजों ने अति कर दी। फिर इनडायरेक्टली गांधी जी ने बोल ही दिया था पब्लिक से क्या, कि जाओ आप ठोको सालों को। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे अब सभी हो गए। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर हो गया। 7वां हो गया। चलिए 8वां करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैक्स एक्सपेंडिचर शब्द से संबंधित है? टैक्स एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इंग्लिश शब्द लिखा ही हुआ है। इस टैक्स एक्सपेंडिचर को आप ऐसे समझिए जैसे आप गवर्नमेंट हैं, ठीक है, और आप टैक्स को कलेक्ट भी करते हैं। पब्लिक के पर्सपेक्टिव में मत सोचिए, ठीक। जैसे आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास इतना पैसा कलेक्ट होता है टैक्स के फॉर्म में, ठीक है, पब्लिक से आता है, बाहर से आता है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब इस टैक्स में से आपको खर्चा करना है। टैक्स में से खर्चा करने का मतलब जितना पहले वसूली हो रही थी टैक्स की पब्लिक से, अब उतनी नहीं हो रही है। आपने कुछ हिस्सा टैक्स का उनको पब्लिक को एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। एग्जेम्प्ट मतलब परित्याग कर दिया या फिर कुछ छूट दे दी, ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो समझ रहे होंगे। जैसे एक खाता होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप पैसे अगर इकट्ठा जमा करते जाते हैं तो 15 साल में लगभग डबल हो जाता है पैसा, ठीक है। अगर ये वाला पैसा आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अगर आप दिखाते हैं तो आपका जो टैक्स कट रहा होता है हर महीने वेतन में से, वो पैसा वापस आ जाता है। तो ये क्या है? ये सरकार की टैक्स एग्जेम्पशन पॉलिसी है, ठीक है, कि आप भैया अगर पीपीएफ में जमा करते हो पैसा तो हम आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक। तो जो वेतन से हर महीने टैक्स कटता है वो सरकार वापस भी कर देती है, ठीक है। तो एक तरह से सरकार का लॉस ही तो है। तो यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट पढ़िए, कर, छूटों एवं कटौतियों के कारण राजस्व परित्याग, रेवेन्यू का एग्जेम्पशन कर दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ आया। चलिए फिर जल्दी से 9वां क्वेश्चन कर लीजिए। किधर गया? इधर आ जाइए। धूम्र कोहरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉग, ठीक है। स्मॉग के बारे में पूछ रहे हैं। इसको एक भाषा में, सरल भाषा में और क्या बोलते हैं? इंटेंस एयर पोल्यूशन, ठीक है। इंटेंस क्या है? स्पेलिंग लिख दिया हूँ भाई, रुको यार मिटा लेने दो। इंटेंस, अब सही है ना? इंटेंस एयर पोल्यूशन। आपने 2 शब्द पढ़े होंगे। सिगरेट पीते हो, क्या होता है? स्मोक होता है, जिसे स्मोकिंग बोलते हैं। और आपने फॉग भी देखा होगा। स्मोक यानी यहाँ का एसएम ले लो और फॉग का ओजी ले लो, तो क्या बन गया? SMOG। क्या बन गया? स्मोक बन गया। तो हिंदी में तो यहाँ पे समझ में ही आ रहा, धूम्र को यहाँ पे स्मोक बोल रहे हैं और कोहरे को फॉग। इन दोनों को एक साथ मिला दोगे तो स्मोक बन जाएगा। एयर पॉल्यूशन है तो सबसे पहला काम जो ये करने वाला है वो काम करता है, ये विजिबिलिटी को खत्म कर देता है, ठीक है। विजिबिलिटी को तो बिल्कुल खत्म कर देता है। और इस इंटेंस एयर पोल्यूशन में रहता क्या है, यानी स्मोक में रहता क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड्स रहते हैं, ओजोन भी रहता है, और धुआं तो है ही, ठीक है, धूम्र तो है ही, स्मोक तो है ही। इसके अलावा जो मैन मेड कारण होता है सबसे बड़ा क्या है? कोल कंबशन वाला, जो कोयले थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली बन रही है कोयले से, तो कोल कंबशन भी यहाँ पे ऐड कर लो। आप यहाँ पे वेहीकल एमिशन भी कर लीजिए। वेहीकल एमिशन मतलब समझ रहे हैं? वाहनों से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एमिशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जो जंगलों में आग लग जा रही है वो भी इसमें काउंट कर सकते हो। इन सब से क्या होता है? धूम्र कोहरा होता है। और ये होता कैसा है? इतने सारे जो आपने एमिशन पढ़े हैं, उत्सर्जन पढ़े हैं, ये सब एमिशन ही है ना। इन्हीं सब एमिशन को आपको रिएक्शन करा देना है, ठीक है। इन्हीं सब एमिशन की आपको रिएक्शन करा देना है। किससे? सोलर लाइट से, ठीक है, सोलर लाइट से। सोलर लाइट तो है ही ना। सोलर लाइट से किसी भी चीज़ की रिएक्शन कराओगे तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। और ये जो एमिशन हो रहा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो है, ओजोन जो है, ये क्या है? केमिकली तो है। और इसकी रिएक्शन आप सोलर से करा रहे हो तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इतना क्लियर? तो समझ गए ना, बहुत आसान है। पहले आप एमिशन करा देना सब चीज़ का, ठीक है। वाहनों से एमिशन करा देना, कोल से एमिशन करा देना, इंडस्ट्री से एमिशन करा देना, जंगलों को जला के एमिशन करा देना, ठीक है। उन सभी एमिशन का रिएक्शन करा देना सोलर लाइट से, यानी सूर्य की किरणों से। तो वो बन जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्या बन जाएगा? फॉग बन जाएगा। बस कोई फॉग पूछे तो नहीं बोल देना, यही फॉग है, ठीक है। समझ में आया? अब पहला पॉइंट पढ़िए। इसे अपचायक धूम्र कोहरा भी कहते हैं। अपचायक यानी रिड्यूसिंग। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बचपन में तो पढ़ाई होगा, कक्षा 9, 10, 11, 12 में रिड्यूसिंग पढ़ा होगा और ऑक्सीडाइजिंग पढ़ा होगा, ठीक है। इसके लिए तो केमिकल रिएक्शन समझनी पड़ेगी ना। चलिए मोटा मोटा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट है, ए है, एक बी है, ठीक है। ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और बी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद ये जो था वो ए पॉजिटिव में चेंज हो गया और बी जो था वो बी नेगेटिव में चेंज हो गया।
तो यहाँ पे ई में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ठीक है, प्लस हुआ है ना, तो गेन हुआ है तो इसे बोलते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट आया ये तो प्रोडक्ट है ना, ये अभी ये रिजल्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो ए पॉजिटिव ये जो आया है ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट, ठीक है, और बी जो नेगेटिव है यानी बी से अभी बी नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और ये आपको रिड्यूसिंग प्रोडक्ट जो दिख रहा है इसी तरह का यहाँ पे सीन है, ठीक है, फॉग का भी, ठीक है। तो अब इतने से काम चलाना भी, तो आपने पहला पॉइंट देखा, ठीक है, ये अपचायक है यानी रिड्यूसिंग फॉग है, ठीक। सेकंड पॉइंट है यह है धूम्र, कोयला, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो सब आपने अभी देखा ही है, ठीक है। तो ये मिश्रण होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, चलो कहाँ तक हो गया था, 9 हो गया ना। दृष्टि पीसीएस याद आ रहा, टेस्ट सीरीज कितने बढ़िया से हम लोग पढ़े थे, उनको पढ़ लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए जल्दी से उड़ा दीजिए इसको। मैंग्रोव के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होता है, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट यानी लवण सहिष्णु पादप, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, खारे पानी में पैदा ही होते हैं, और ये होंगे कहाँ पे, जहाँ पे समुद्र का पानी होगा यानी कोस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये कोस्टल एरिया पे आपको दिखेंगे, तो अंडमान निकोबार की पूरी बॉर्डर पे चारों तरफ आपको दिखेगा, कोस्टल एरिया पे दिखेगा, आपको कच्छ की खाड़ी में दिखेगा, भर के वेस्ट बंगाल में दिखेगा, ठीक है, उड़ीसा में भी दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश में दिख जाएगा, सबकी बस मात्रा अलग अलग है। और आप इनके बारे में जानते होंगे मैंग्रोव के बारे में कि इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी ये पैदा होते हैं, ठीक है। नहीं तो ये जैसे इनका जोन जो है मैंग्रोव का, एक तो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में ये होते हैं, और थोड़े बहुत कहाँ पे हो जाते हैं, टेम्परेट में भी हो जाते हैं, ठीक है, टेम्परेट में। इसके बियॉन्ड जाओगे यानी फ्रीजिड जोन में जाओगे ना, फ्रीजिड जोन में जाओगे तो वहाँ पे नहीं मिलने वाले मैंग्रोव, ठीक, वहाँ पे मैंग्रोव नहीं मिलेंगे। इसको देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट तो आपने देखे होगा, देखिए ये मोटी मोटी जड़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, पानी में, ठीक है, देखिए जड़ें पूरी, रूट्स जो है पूरी की पूरी वाटर के अंदर है, ठीक। इनके बड़े फायदे हैं, तटों को, कोस्टल को बांधे रखती हैं, ज्वार भाटे जो आते हैं उनसे भी बचाए रखती है, और बहुत से फॉनल और फ्लोरल जो स्पीसीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हैबिटेट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट। और इनके जो रूट्स होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, इनके रूट्स बाहर निकले होते हैं पानी से थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, उस थोड़े से हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ द न्यूमेटोफोर्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन एंट्री होती है और यहाँ से पूरे प्लांट में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, ठीक। इन न्यूमेटोफोर्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट, ठीक है, सांस लेने वाली जड़ें। पूछ लेता है न्यूमेटोफोर्स जो रूट्स होती हैं वो किस तरह के जंगलों में होती हैं, तो आप वहाँ पे क्या लगा दोगे, वहाँ पे आप मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा दोगे, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ब्रीदिंग रूट्स किनके पास होती हैं, मैंग्रोव के पास, ठीक है। आपने सॉल्ट टॉलरेंट देख लिया, ये सॉल्ट टॉलरेंट है यानी लवण से सहिष्णु है, इसका मतलब है इनको क्या बोला जाएगा, इनको हेलोफाइट बोला जाता है, ठीक है। हेलो जो शब्द है वो लवण यानी सॉल्ट का रूट वर्ड है, ठीक है, हेलोफाइट, ठीक है। चले वापस, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी ठीक है, सेकंड पॉइंट भी ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए 11वां देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको ये रिकॉल जो शब्द दिख रहा है ये तो जुडिशरी का टर्म है, ठीक है। रिकॉल जैसे कोई मुकदमा पड़ा है, बहुत सालों से पड़ा है, ठीक है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, डेट ही नहीं लग रही है, तो फिर उस पर रिकॉल एप्लीकेशन डाली जाती है, ठीक है, रिकॉल एप्लीकेशन, ताकि वो मुकदमा वापस आ सके, ठीक है। कहाँ पे आ सके, उसका मतलब नंबर लग सके, ठीक है, सुनवाई के लिए नंबर लग सके। तो ये रिकॉल एप्लीकेशन कौन डाल रहा है, एडवोकेट डालते हैं, ठीक है, एडवोकेट डालते हैं। किसके लिए, जस्टिस दिलाने के लिए। किसको जस्टिस दिलाने के लिए, किसी क्लाइंट का ही तो मुकदमा होगा, क्लाइंट मतलब कौन, पब्लिक ना, ठीक है, पब्लिक, तो पब्लिक को जस्टिस मिलेगा ना रिकॉल के थ्रू, तो क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल नहीं हो सकता, बिल्कुल है। पहले यानी इनिशिएटिव, आप कोई भी इनिशिएटिव ले डालो, आप कोई एनजीओ खोल डालो, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर डालो, तमाम लोग आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तीसरा पॉइंट है जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे अच्छे से पिछले क्वेश्चनों में। तो यदि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत बड़ा मुद्दा है अगर, तो आप जाइए कोर्ट में उसको रिजॉल्व कीजिए, और इस PIL को कोई भी इंसान यानी कोई भी नागरिक दायर कर सकता है जुडिशरी में, कोर्ट में, ठीक है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है, स्वतः संज्ञान। आपको PIL में एक चीज़ याद रखनी होती है, ये ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL की सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। PIL की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक। तो ये तीनों ही डेमोक्रेसी के यहाँ पे पार्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, समझ आया, बढ़े आगे, चलो जल्दी से कर लो इसको। देखो सारे क्वेश्चन सब वही हैं यार, हम लोग दृष्टि में इतना बढ़िया से कर चुके हैं सब, चलो रिवाइज ही तो हो रहा है एक तरह से, कुछ तो आसान है, तो देखो जरूरत ही नहीं है ज़्यादा डिस्कशन करने की। चरक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये सबसे बड़े डॉक्टर थे भाई, मेडिकल फील्ड में इनका नाम तो देखो चरक, सब जानते हैं, ये चिकित्सा हो गया, ठीक है। विशाख दत्त साहब के बारे में याद आ रहा है आपको नाम, ये क्या है, ये प्ले राइटर है, ठीक है, ये प्ले राइटर थे। प्ले राइटर कैसे याद रखेंगे हम, प्ले राइटर में आपको एक प्ले याद आ रहा है, एक नाटक याद आ रहा है, कौन सा, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस से आप समझ सकते हैं कि ये प्ले राइटर थे, ठीक है। तो विशाख दत्त साहब को हम नाटक से मिला दें, चलिए मिला दिया। बारामीर, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में इनका नाम जानते हैं आप, ठीक है, तो इनको 3 से मिला दिया। ब्रह्मगुप्त साहब ही गणित से थे, ठीक है, गणित, इंडियन मैथमेटिशियन। ज्योमेट्री में इनकी एक प्रमेय भी है, और ऐसी प्रमेय है कि वो आज तक समझ में नहीं आती हम लोगों को तो, और उन्होंने उस समय पे ऐसी प्रमेय लिख दी। याद आ रहा हो ना, ज्योमेट्री में उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कुछ बताया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा।
और उस थ्योरम से, उस प्रमेय से पूरी ज्योमेट्री टिकी हुई है। तो ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बैठ के मिला लेना इसको। ठीक है, चलिए सीख तो लिए हम लोग। 12 हो गया, पॉज कर लेना, वीडियो देख लेना। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा लें पहले। 13वां क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जिन्होंने दृष्टि किया होगा ना, उनके लिए ये सब हलवा लग रहा होगा। अब मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब डिस्कस कर चुके हैं कई बार। चलो इसे करो। जल लोड मृदा, एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एलुवियल सॉइल नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। इनके बारे में, इनके मृदाओं के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, उन्हीं सेडिमेंट से मृदा बनी होती है। ठीक है, इसे कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कछार पे ही मिलेगी कछारी मिट्टी। रिवर बेसन पे जाओगे तो ये मिट्टी भरी पड़ी है। और इसके बारे में एक फैक्ट और आप लोग जानते होंगे, ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, बहुत फर्टाइल, उपजाऊ। लेकिन आपको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एलुवियल सॉइल आपने अभी सीखा कि ये जो मिट्टी है वो नदियों के अवसाद से बन रही है। ठीक है, नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जा रहा है, इसका मतलब है ये सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इस वजह से इसमें ह्यूमस नहीं हो पाता है। ठीक है, ह्यूमस की कमी रहती है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस की कमी रहती है उसमें आप नाइट्रोजन कभी नहीं पाओगे। ठीक है, कभी नहीं पाओगे नाइट्रोजन। गंगा नदी का रिवर बेसन लगभग पूरे यूपी में मान सकते हो आप। ठीक है, उनकी सहायक नदियों को भी अगर जोड़ लिया जाए, यानी आप नॉर्थ इंडिया को इसमें काउंट कर सकते हो। ठीक, बहुत सारा ऐसा नॉर्थ इंडिया का आ जा रहा है ना इतने रीजन में। और आप यूपी में जिस हिस्से से भी बिलोंग करते हैं, और आप किसान आदमी हैं, आपके पिताजी किसानी करते हैं, खेती किसानी है आपके पास, तो आपने देखा होगा कि पैसा भैया बहुत खर्च होता है खाद पे। ठीक है, खाद पे, फर्टिलाइजर पे। और उस फर्टिलाइजर में क्या होता है, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। तो भाई हम लोग यूपी के रहने वाले लोग, या फिर जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो नाइट्रोजन को मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन है ही नहीं इस मिट्टी में। ठीक है, फॉस्फोरस इस मिट्टी में है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत इस मिट्टी में रहता है वो बस के रहता है, कि यानी पोटास। एलुवियल सॉइल में आपको पोटास मिल जाएगा बस थोड़ा बहुत, बाकी एनपीके में एनपी है ही नहीं है। ठीक है, और यही तो सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है, एनपीके सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है। ठीक है, समझ में आया? अब जल्दी से उड़ा दो सवाल को। पहला पॉइंट है, एलुवियल सॉइल नाइट्रोजन से समृद्ध होती है? बिल्कुल नहीं होती है भाई, इसी के तो शिकार हैं यूपी वासी। ठीक है, यूपी के किसान। अगर नाइट्रोजन होता है एलुवियल सॉइल में, तो नॉर्थ इंडिया में जो सब्सिडी जा रही है खाद पे गवर्नमेंट के द्वारा, कितना पैसा बच जाता है सरकार का, है ना। खाद सब्सिडी तो मिल रही है ना किसानों को, किस लिए मिल रही है? इसीलिए मिल रही है। ठीक है, तो आपने सीखा, एनपीके सीखा। एनपीके में एन नहीं होता है, पी नहीं होता है, के होता है बस। के की वजह से इसको फर्टाइल सॉइल बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट गलत है, समृद्ध नहीं होती है नाइट्रोजन से। दूसरा पॉइंट है, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल्स लोहा और चूने से समृद्ध होती हैं, परंतु नाइट्रोजन रहित होती हैं। दूसरा पॉइंट भी सही है। ठीक है, इसमें फेरिक एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम मिल जाएगा, नहीं चूना मिल जाएगा। नाइट्रोजन से रहित ये भी होती हैं काली मृदाएं भी, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, लेटराइट मृदाओं का हम लोगों ने देखा था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जल्दी से। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में होता है। ठीक है, वहाँ पर भी मेघालय पठार में भी आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा लेटराइट सॉइल का। ठीक, और जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बारिश की मात्रा, वहाँ पे ये मिट्टियाँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम रहित, ये भी बिल्कुल नाइट्रोजन और पोटेशियम रहित होती हैं। जो भी होता होगा वो सब झड़ जाता है। झड़ जाता है मतलब इतना बारिश हो जाती है कि सब पानी के साथ ही बह जाता है, और जो बचता है वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही बचते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक, दूसरा तीसरा सही है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले टेस्ट में किए हैं, ज्योग्राफी वाले में। ठीक, काल वैसाखी हम लोगों ने पढ़ा था, ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आम्र वर्षा, मैंगो सुअर पढ़े थे ना, मैंगो सुअर याद आ रहा? कर्नाटक केरल पढ़े थे, कर्नाटक केरल पढ़े थे। तो ये कहाँ हो जाएगा? फूलों वाली बौछार, ये भी केरल में एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे केरल से तो दो हो गए, आम्र वर्षा, मैंगो सुअर भी केरल में होता है, और फूलों वाली बौछार जो है वो भी केरल में होती है। तो ऐसा करते हैं, फूलों वाली बौछार जो है, इसको समझ रहे हैं ना, फ्लोरल सोवर। ठीक है, फ्लोरल सोवर, तो इसको केरल से मिला देते हैं। ठीक है, बाकी आम्र वर्षा तो केरल में भी हो रही, कर्नाटक में भी हो रही, तो इसको कर्नाटक से मिला देते हैं, तो दोनों पॉइंट काम हो जाएगा। ठीक, लू आप जान ही रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो आसान है, मिला लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मिला लेना पॉज करके। चलिए 15 देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? कई बार कर चुके हैं, आंसर सी होता है। ठीक है, मैप ऐप इसमें नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग टेस्ट नंबर 2 ज्योग्राफी में किए थे ना, उसमें सब सीखे थे 8 राज्यों से। ठीक, चलिए 16वां देखिए जल्दी से, इसको भी हम लोग टेस्ट नंबर 2 में किए हैं। ठीक, यहाँ पे चैनल पूछे हैं, चैनल समझ रहे हैं? चैनल यानी यहाँ पे ये अक्षांश ही है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल लिखा है, इसका मतलब है 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, आप इंडिया की लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, इंडिया की ये 180 डिग्री है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है। अब 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे। 10 डिग्री और 8 डिग्री, तो पहले 8 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके ऊपर 10 डिग्री होगा। ठीक है, उसके ऊपर 12 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो जो आसान है वो पकड़ लीजिए। वैसे सारे ही आसान है। ग्रेट चैनल के बारे में हम लोग पढ़ा था ना, आपने अंडमान निकोबार 2 आइलैंड पढ़े थे, अंडमान पढ़ा था, निकोबार भी पढ़ा था। निकोबार में सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ा था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पढ़ा था। यहाँ से फिर यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है क्या है बताएंगे? सुमात्रा है ना, सुमात्रा।
फिर उसके बाद ये जावा आ जाता है, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार से और इंडोनेशिया का जो चैनल है पानी का, ये चीज़ इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल, ठीक। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया सही मैच है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। पाक जल संधि देखें हैं आप, इंडिया देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, सॉरी श्रीलंका बड़ा बन गया, ये श्रीलंका देख रहे हैं, यहाँ पे पाक संधि है, ठीक है, तो भारत तो श्रीलंका हो गया, ये भी सही मैच है। 10 डिग्री चैनल आप लोग पढ़ते रहते होंगे। अंडमान को निकोबार से सेपरेट कौन करता है, यानी ये अंडमान पढ़ा था आपने, ये निकोबार पढ़ा था, ये जो बीच का चैनल है, ये वाला पानी का चैनल जो है, यहाँ से जो अक्षांश निकलता है वो है 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पे लघु अंडमान और कार्य निकोबार, इससे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, वो मैप पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस तीसरा पॉइंट पढ़िए, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, तो ये भी तो सही है, यहाँ पे तो चारों सही है, फिर गलत क्या है भाई। सॉल्यूशन में चौथे पॉइंट को गलत दे रहे हैं। अब मैप पे ले चलते हैं आपको, यहाँ पे आइए, मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये इतना हिस्सा जो दिख रहा है, इतना हिस्सा ये अंडमान है, ठीक। अंडमान में आपको ये नॉर्थ अंडमान है, फिर ये मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान में ये नीचे का लिटिल अंडमान है, ठीक, यानी लघु अंडमान। फिर एक कार निकोबार, यहाँ से ये निकोबार आइलैंड पूरा है, और इन दोनों के बीच में आपको ये चैनल दिख रहा है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान पूरे आइलैंड को पूरे निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है 10 डिग्री। ये तो आपने सीख लिया। सबसे नीचे का पॉइंट देखेंगे आप, निकोबार आइलैंड में, निकोबार आइलैंड जो ग्रुप है, सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है वो उसे कार निकोबार बोलते हैं, ठीक है। फिर ये सबसे नीचे वाला यानी साउथ वाला, उसे ग्रेट निकोबार बोल रहे हैं। इसी ग्रेट निकोबार में सबसे नीचे यानी साउथ का जो लैंड पार्ट है, भूमि भाग है, उसे इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं। पूछता है ना साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया में, तो आप लोग बताते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट की लोकेशन आप दिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं इंडोनेशिया की लोकेशन है, और ये पानी का जो चैनल दिख रहा है इसे बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, ऐसे जा रहा होगा एक्चुअली, पैरेलल जा रहा होगा अक्षांश ना, इसे बोल रहे हैं हम लोग ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे सही तो है, ग्रेट निकोबार से यदि हम इंडोनेशिया को अलग करेंगे ग्रेट चैनल से, तो क्या इसमें गलत है। सॉल्यूशन में लिख रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है वो होगा ग्रेट चैनल। तो इंदिरा पॉइंट बोल लो, इंदिरा पॉइंट बोल लो, या फिर ग्रेट निकोबार बोल लो, मेरे हिसाब से तो यार एक ही है। अब आप लोग बताना, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है। चलिए ठीक है, तो इसको क्लियर करके बताना, मेरे हिसाब से तो चारों सही हैं। चलिए 7वां देखिए जल्दी से, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है, हम लोग सब कर चुके हैं, ये पॉइंट सही है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, युद्ध का कारण अफगान के इकोनॉमिक मैटर्स पे ब्रिटिश इंटरफेरेंस था, आर्थिक मुद्दों पे नहीं था, वहाँ की राजनीति को ही हथियाना था इनको, है ना, वहाँ की पॉलिटिक्स को ही हथियाना था, यानी राजनीति में हस्तक्षेप था, ठीक है, आर्थिक मुद्दों पर नहीं। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, पिछले टेस्ट में ही पहला टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री का था ना, उसमें बहुत अच्छे से किए थे, ठीक। तो यहाँ पे कारण जो है वो गलत है, ठीक, ये पॉइंट सही है, तो यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, ठीक है। चलिए 18 देखिए, लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान है, दारा सुकोस आपको बोलते हैं, ठीक है, दारा सुको लघु अकबर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए 19वां देखिए, मुगल काल में व्यापारिक लेन देन हेतु प्रपत्र के रूप में हुंडी का प्रयोग किया जाता था। समझ रहे हैं ना, ट्रांजैक्शन के लिए हुंडी का प्रयोग होता था मुगल काल में, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट है, हुंडी का प्रयोग केवल बड़े व्यापार हेतु किया जाता था। तो आपने सीखा हुंडी क्या था, एक फॉर्म था, प्रपत्र था, जिसका यूज होता था बिजनेस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार ये सब बड़े व्यापारी तो होंगे इससे, प्रपत्र के माध्यम से, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं वो तो नगद दे के ही हो जाता होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। चलिए 20वां आ जाइए जल्दी से, वैदिक कार्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। तो पहला पॉइंट जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि केवल मौखिक थी, आप मुख्य रूप से बोल सकते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से मौखिक थी। बहुत फ्यूअर बुक्स थी, बहुत कम बुक्स थी, ठीक है। पहले तो शिक्षा आप लोग जानते होंगे ना, गुरुजी यहाँ बैठ जाते थे, यहाँ पे बच्चे बैठे रहते थे, ठीक है, बस ये जो बोलते थे वही उनकी शिक्षा होती थी, वो उनको याद करते थे, सुनते थे उनको, वो कोई पेन कॉपी लेके थोड़ी ना बैठते थे। रामायण महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा। दूसरा पॉइंट, वैदिक कार्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इससे पहले जाएंगे, इससे पहले क्या था, इससे पहले इंडस सिविलाइजेशन था, हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता की आप जो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं आप, नगरीय पढ़ते हैं ना, नगरीय सभ्यता थी। तो ध्यान रखना, इंडस वैली जो है वो नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड ग्रामीण थी, ठीक है। उल्टा जैसा लग रहा है ना थोड़ा, हाँ तो उल्टा ही था। हम लोग ऐसा लगता है ना कि पहले ग्रामीण होना चाहिए, उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट होगा, विकास होगा, तो फिर नगरीय होगा, ऐसा नहीं था, पहले नगरीय था, ठीक है, उसके बाद ग्रामीण था। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता यानी समझ रहे हैं, ये इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, हाथी से परिचित थे, बिल्कुल थे। हम लोगों ने तो मोहर भी देखी थी, ठीक है, एक तरफ हाथी हम लोगों को देखा था, हाथी को देखा था, हम लोगों ने बाघ को देखा था, हिरन को देखा था नीचे, ठीक है। तो ये पॉइंट ठीक है, तीसरा पॉइंट भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है।
चौथा पॉइंट पढ़िए, सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस वैली की सबसे बड़ी खूबी तो यही है ना कि वहाँ पे फीमेल की सत्ता थी, ठीक है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं थी, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। डोमिनेंट यहाँ पे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, वैसे डोमिनेंट नेगेटिव शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे चारों सही हैं, ठीक है, चारों सही। चलिए आगे करते हैं फिर, ठीक, मिलते हैं फिर।